हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम अकेडमी। आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स फ्रॉम 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के। मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और ये जो करंट अफेयर्स होंगे आज वाले आपके कौन से एग्जाम में काम में आएंगे फॉर बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवेज, पंजाब जॉब्स, क्लैट, यूजीसी नेट, यूपीएससी, निफ्ट, नाटा, यूसीड, उसके अलावा एमबी के एग्जाम्स में लिए। और जिन एग्जाम में जीके आती है आपको पता ही, जैसे कि जो भी एग्जाम होते हैं सब में जीके तो आते ही है मोस्टली। जीके का मतलब करंट अफेयर तो पूछते ही पूछते हैं, तो आपके हर एग्जाम के हिसाब से ये काम आएंगे आपके। और हमारे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम का हमारे लिंक्स इसके अवेलेबल हैं। आप हमें कर सकते हैं ज्वाइन, हमें कर सकते हैं फॉलो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो को आप सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बहुत देर लगती है इसको बनाने में। और इस पीपीटी की जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक प्ले स्टोर पे जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो भी दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं डाउनलोड। तो मैंने थोड़ा ना पीपीटी को थोड़ा मैंने चेंज किया इस पर, करंट अफेयर्स का सिस्टम मैंने, मुझे लगा कि लास्ट जैसे मैं करवा रहा था वो थोड़ा बोरिंग काम था। तो इस बार अब से मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में ही करवाऊँ, थोड़ा आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा फील आएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। उसका फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि एनवायरमेंटल एक्शंस को प्रोत्साहित मतलब उसको प्रोत्साहित किया उसको जैसे इंसेंटिव के अकॉर्डिंग करने के लिए, तो भारत सरकार ने एक स्वैच्छिक क्या होती है, एक अपनी तरफ से एक वॉलंटरी इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल एक्शंस को ठीक करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। तो उसका नाम क्या है, कौन सा कैंपेन है? इसका नाम है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंटल चेंज, ऑप्शन बी। इसमें क्या होगा, इसमें सरकार ने सोचा है कि इसमें के 8 इनके की एक्टिविटीज होंगी। ट्री प्लांटेशन, वही पेड़ों को लगाना ताकि एनवायरमेंट अच्छे से अच्छा रहे। वाटर मैनेजमेंट, पानी को अच्छे से यूज करना, उसकी हार्वेस्टिंग करना। वाटर को वेस्ट मत होने देना। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, की जो खेती बाड़ी है उसको सही ढंग से किया जाए, मिट्टी को अच्छा रखा जाए, ज़्यादा डीडीटी वगैरह ज़्यादा जो होते हैं ये केमिकल वगैरह उनका यूज़ ना किया जाए। देन वेस्ट मैनेजमेंट, की जो भी जैसे जो फैक्ट्री का जो वेस्ट निकलता है उसको अच्छे से मैनेज किया जाए ताकि हर जगह से इन्वायरमेंटल साउंड वाला काम हो, नदियों का पानी साफ रहे। देन एयर पोल्यूशन रिडक्शन, अगर एयर पोल्यूशन हम कंट्रोल करेंगे प्रॉपरली तभी हवा साफ रहेगी और लोगों को अच्छी सेहत मिलेगी। और मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, पेड़ों को बचाना और मैंग्रोव्स को बचाना। तो इसकी ये की एक्टिविटीज होंगी इनकी। हालांकि पूरी थ्योरी पार्ट है, आपको मेजर क्वेश्चन जो बनेगा वो यही वाला बनने वाला है कि एनवायरमेंटल एक्शंस को इंसेंट सही करने के लिए कि लोग एनवायरमेंट को सही रखें, उसके लिए सरकार ने कौन सी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, इनिशिएटिव लिया है, उसका नाम क्या है, लाइफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अपार आईडी का पर्पस क्या है, जिसे कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्हें इसे एक नाम दिया है जिसका नाम है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, तो इसका नाम क्या है, इसका पर्पस क्या है? इसका ऑप्शन गिवन है। इसका मतलब क्या है? टू डिजिटली सेंट्रलाइज एकेडमिक डाटा फॉर स्टूडेंट्स। टू डिजिटली सेंट्रलाइज एकेडमिक डाटा फॉर स्टूडेंट्स। इसका पहले देखो मीनिंग क्या है, इसमें अपारेडी है क्या? अपार का पहले मतलब क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब इसको ऐसा समझ सकते हो आप कि आपको एक ना आईडी कार्ड आपका इशू हो जाएगा जिसमें कि आपका पूरा बचपन से लेकर आपके जब तक आप स्टडी करोगे वो सारा डाटा उस पर स्टोर होगा। इट सर्व्स एज एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री ऑफर्ड एज एडुलॉकर। इसको एडुलॉकर भी कहा जाएगा। तो क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं कि अपार आईडी को एक और नाम से कहा जाना जाएगा, उसका नाम है एडुलॉकर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें लाइफ लॉन्ग एकेडमिक डाटा कि जो भी आपने स्टडी की होगी उसका पूरा डाटा इस आईडी में स्टोर रहेगा। आप कहीं भी चले जाओ, ऑल ओवर इंडिया ले चले जाओ, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चले जाओ, आपको वो जो आईडी है आपके वो हर जगह काम में आ जाएगी। आपका डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा कि आपके रिजल्ट का, आपके स्कोर कार्ड का, आपके कोकुलर एक्टिविटीज का, अचीवमेंट्स का, रैंकिंग का, अगर जो आपने किसी ओलंपियाड में पार्ट किया होगा, स्किल कोई स्पेशल में ली होगी, तो जो भी उस पर डाटा होगा आपको उस पर पूरा स्टोर रहेगा। और स्मूथ ट्रांसफर्स, अगर कोई बच्चा को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट करता है या स्कूल से कॉलेज में जाता है तो वो डाटा उसको बड़े आराम से वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा।
ठीक है, उसकी होता है अपआरआईडी। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका सेकंड नेम क्या सकता है, एडुलॉकर। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका अपने मुक्त व्यापार समझौते FTA पर फिर से बातचीत करने के लिए शुरुआत में किन देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? ये कौन से देश हैं? इंडिया, चाइना, थाईलैंड। इन 3 देशों पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, तो श्रीलंका के स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस शेहन सेमाजेंगे, इन्होंने अनाउंस किया है कि कंट्री के श्रीलंका के इंटेंशन जो है वो फिर से है कि अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को शुरू किया जाए। इसके लिए वो इन 3 देशों पे कर रहा है फोकस। और ये क्यों कर रहा है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है कि टू बिकम मेंबर ऑफ द RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये देशों के बीच में पार्टनरशिप होती है कि हर देश चाहता है कि वो ग्रो करे। अब ग्रो करने के लिए उसको बाकी देशों का साथ चाहिए, तो ये एक RCEP है, ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या इकोनॉमिकली इनको सपोर्ट करेगी। इसके लिए मेंबर बनने के लिए तो पहले स्टार्टिंग इसका फोकस है कि इंडिया, चाइना, थाईलैंड पे फोकस किया जाए, ताकि अगर इससे सपोर्ट मिले तो वो आगे अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और इस एग्रीमेंट में 16 एशियन कंट्रीज हैं इन्वॉल्व। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हिंद महासागर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ने हाल ही में अपने मंत्री परिषद की बैठक कहाँ बुलाई है? मतलब इन्होंने मीटिंग अटेंड किया अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग, वो कहाँ हुई है? ये मीटिंग कहाँ हुई है? कोलंबो में, कोलंबो, ऑप्शन बी। अब इसके जो मीटिंग के जो स्टार्टिंग कब इसकी हुई थी, बाय द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के द्वारा की गई थी, जब वो इंडिया में उन्होंने भारत में विजिट किया था 1995 में। इसमें 23 नेशन मेंबर नेशंस हैं और 11 डेवलप पार्टनर्स हैं। IORA का मीनिंग क्या है, इसमें मतलब क्या होता है काम, इन फॉस्टरिंग रीजनल कोऑपरेशन अराउंड द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के आसपास जो भी जितने भी देश हैं उनमें एक रीजनल कोऑपरेशन रहे। इसमें कौन से देश आते हैं? अफ्रीकन, वेस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन, ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स, कि जो भी इसके हिंद महासागर के बीच में जो स्टेट्स आती हैं तो उनको सब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट रहे, कोऑपरेशन रहे, उसके लिए बनाया गया IORA। इसमें और इस रीजन में अराउंड दुनिया की 2.6 बिलियन पीपल इसी रीजन में रहते हैं, जैसे कि लाइक 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का वियतनाम के बाहक नी शहर में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या था? पहला क्वेश्चन ये बन जाता करने के लिए कि किसने किया उद्घाटन रविंद्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति का वियतनाम में? तो S जयशंकर। वो कौन है? विदेश मंत्री, मतलब इंडियाज एक्सटर्नल मिनिस्टर, अफेयर मिनिस्टर। ओके, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे S जयशंकर ने किसकी मूर्ति का उद्घाटन किया है वियतनाम में? तो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति का। या फिर S जयशंकर जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी का मूर्ति का उद्घाटन किस देश में किया है? वियतनाम में। देश आ गया तो किस शहर में किया है? बाकनिही सिटी में। तो उस एक क्वेश्चन के ही 4-5 क्वेश्चन बने हुए इस क्वेश्चन में अंदर ही। पूछा क्या पर्पस, कि पर्पस क्या है इसको करने का स्टैब्लिश। इसका ऑप्शन, अच्छा इसका ऑप्शन ऐसे लिखिए, ऑप्शन ए था, ये आया नहीं, अभी बी है, ये सी है, ये डी है, थोड़ा वो टाइपिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा किया गया, इसका पर्पस क्या था? टू सिंबलाइज द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन इंडियन बैक न्यू सिटी, कि जो हमारे ऐतिहासिक जो हमारे कल्चरल के जो टाइज हैं उन सबको फिर से रिस्टोर किया जाए, उनको एक सिंबलाइज किया जाए करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ अगला वाला, कि भारत राष्ट्र समिति के घोषणा पत्र में सबसे महत्वपूर्ण वादों में से एक क्या है? तो जैसे इनका जो होता है हर पार्टी का होता है मैनिफेस्टो, तो मैनिफेस्टो में सबसे बेस्ट इनका सबसे इम्पोर्टेंट इनका प्रॉमिस क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, प्रोविजन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹5 लाख टू कवर 93 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। ओके, कि 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा टू ओवर 93 लाख बिलो पॉवर्टी बीपी लाइन, जो बीपीएल से बिलो फैमिलीज है उनको। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी के बारे में है, अभी जो BRS है ये इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है,
जो कि बनी थी तेलंगाना में। इसके होस्ट एस्टेब्लिश हुई थी 27 अप्रैल 2001 को बाय के चंद्रशेखर राव। इसका ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि हैदराबाद को तेलंगाना की कैपिटल बनाना, ठीक है। और इसका प्लान क्या है, इसका जो ये जो मैनिफेस्टो लेके आए हैं उसमें स्कीम है रियुथु बंधु स्कीम, जो कि करंटली सपोर्ट करेगी फार्मर्स को। और का प्रपोज्ड इंक्रीज विल रेज फ्रॉम एनुअल सपोर्ट टू 16,000 पर एकड़, जो कि एग्जिस्टिंग में 10,000 से है। तो स्कीम एक तो मैनिफेस्टो में तो वो है कि 5 लाख तक इंश्योरेंस का मिलेगा कवरेज 93 लाख फैमिलीज को जो कि रहती बिलो बीपीएल से है। उसके अलावा किसानों के लिए अलग से लेके आए हैं रियुथ बंधु स्कीम। और इसके अलावा बीपीएल फैमिलीज के लिए भी लिखा हुआ है कि इनको जो डोमेस्टिक सिलेंडर मिलेगा वो मिलेगा अफोर्ड प्राइस ऑफ 400 रुपए के मिलेगा इसको सिलेंडर। अभी करंटली जैसे पंजाब में अगर बात करता हूँ यहाँ पे सिलेंडर भी 1100 का मिलता है, तो वह 400 मिल रहा है, बहुत अच्छा रेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अमेज 28 इन केरला। तो केरला में जो अमेज 28 का क्या महत्व है पूछा गया, ये है क्या, अमेज 28 है क्या। ये अमेज 28, ये 3D प्रिंटेड बिल्डिंग है। इट इज द फर्स्ट बिल्डिंग यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब दिस इनोवेटिव जो ये इनोवेशन की गई है आर्किटेक्चर वर्ल्ड में, ये 380 स्क्वायर फुट का 1 रूम समर हाउस है, जो कि हुआ है केरला स्टेट के निर्मथी केंद्र किसनिक कैंपस एट पीटीपी नगर तिरुवनंतपुरम में। तो ये बोल सकते हैं कि किस शहर में हुआ है, तिरुवनंतपुरम में। और कहाँ पर हुआ है प्रॉपरली पूछा तो निर्मथी केंद्र कैंपस एट पीटीपी नगर। 380 स्क्वायर फुट का ये एक पूरा रूम है। और ये जो अमेज इसका क्वेश्चन है, मेजर 28 आवर्स ऑफ 3D प्रिंटिंग। इसमें जो विंडोज हैं, जो छत है वगैरह, वो तो वैसे ही बनाई गई है जैसे पहले बनती थी, लेकिन जो इसकी जो दीवारें वगैरह है वो 3D प्रिंटिंग से बनाई गई हैं। और केरला के सीएम कौन है, पिनारी विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक को आरबीआई के नियामक निर्देशानुसार का अनुपालन, ज्यादा हिंदी बढ़ी जाएगी आप लोगों के लिए, थोड़ी ही मैं मिक्स कर देता हूं, कि किस बैंक ने फेस की है पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई रेगुलेटरी गाइडलाइंस। कुछ जगह हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ जगह इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं मिक्स करके बोल देता हूँ। हालांकि अब दोनों समझ में आ जाएंगी, अभी लोग पढ़े लिखे हो, अभी लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो किस बैंक ने पेनल्टी फेस की आरबीआई के द्वारा, ये कौन सा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है 1 करोड़ की ऑन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर इट्स फेलियर टू अडेयर टू। इसमें जो पेनल्टी लगाई क्यों है, फॉर द ऑन द, क्योंकि इन्होंने जो उनके गाइडलाइंस थे आरबीआई की ऑन लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर इन्होंने फॉलो नहीं की थी। उसके अलावा आरबीआई ने आरबीएल जो बैंक है इस पे लगाई पेनल्टी 64 लाख की। और जो बजाज फाइनेंस है जो कि पुणे बेस्ड है, इस पे लगाई पेनल्टी 8.5 लाख की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 15 अक्टूबर 2023 को अपना 50th फाउंडेशन डे मनाया है। ये कौन सी है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये है द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड फूड डे 2023 की थीम क्या थी। इसकी क्या थीम थी इस साल की, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ऑप्शन बी, सब जगह ऑप्शन बी डाला हुआ है, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। तो थीम आपको ऐसे याद ही करनी पड़ेगी, जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं सबकी थीम ही पूछता है ज्यादातर। इसका पर्टिकुलर डेट पूछ लेंगे, टाइम इसका चांस कम होता है, बट फिर भी थीम आपको तो पता होनी चाहिए ही, कोई थीम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व छात्र दिवस 2023 के लिए फेल थीम चुने जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। इसके थीम है फेल, तो ये चुने जाने का कौन सा कारण नहीं है, ओके। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे, क्वेश्चन को समझना, फिर ऑप्शन को क्या गिवन है, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू नेवर गिव अप, अभी तो कम करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। टू रिमाइंड स्टूडेंट्स दैट फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बच्चों को सिखाना चाहिए कि जो फेलियर है वो जिंदगी का पार्ट है, एक लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये सही बात है। टू डिस्करेज स्टूडेंट्स फ्रॉम अटेम्प्टिंग चैलेंजेस, ये तो गलत वैसे ही हो गया, तो पढ़ के पता चल गया अब तो। और लास्ट पे, टू मेक स्टूडेंट्स फील अबाउट
फील बैड अबाउट फेलिंग, हाँ ये भी सही होना चाहिए, ठीक है, तो इसका सही आ रहा है हाँ। तो संस्था का ऑप्शन सी कि बच्चों को ये कभी नहीं कहना चाहिए कि आप चैलेंज मत लो, चैलेंज को लेना चाहिए। अब इसमें पूछा कि फेल, ये फेल की फुल फॉर्म क्या है, या फेल की फुल फॉर्म, ये भी अपने पे क्वेश्चन ही इसका बन जाता है। तो ये था कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो है मनाया जाता है 15 अक्टूबर को एवरी ईयर, और ये किसे किया जाता है, डेडिकेट टू द लेट इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। 2023 में वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो है ये मनाया गया था एज ए 92nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द APJ अब्दुल कलाम जी के करने के लिए। फेल की फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको। थीम तो पता लग गया आपको, और थीम किसने चूज की थी, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है, पढ़ाई की बात है तो उसमें एजुकेशन की बात ही आने वाली है, तो इसको आप वहां से कॉमन सेंस से आप इसको मार्क कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा पूछ लिया उन्होंने कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको किया है इंट्रोड्यूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2023 का विषय क्या है, इसका थीम क्या है, मतलब थीम पूछा हुआ है सिंपली, तो उसका थीम क्या था, यह है अभी रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल, रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित करने का क्या महत्व है, क्यों भारत सरकार ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे अनाउंस किया है, इसको ऐसा डेजिग्नेशन दिया है, ये क्यों दिया है, टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, पर्टिकुलरली चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन का सक्सेसफुल होने पे और भारत के जो भी स्पेस रिसर्चर्स उनको सक्सेसफुली होने पर इसको ये दिन दिया गया है नेशनल साइंस स्पेस डे। देन डेज की बात चल रही तो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, ये इसकी थीम क्या थी इस साल की, इसकी थीम थी एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर, एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर, बेहोश करने के लिए दवाई दी जाती है ऑपरेशन से पहले, एनेस्थीसिया। नेक्स्ट देखिए, 4 अक्टूबर 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJD के खातों में कुल शेष राशि क्या है, इस डेट तक PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना में टोटल बैलेंस कितना था, ये था 2,05,000 लाख करोड़, 2.05 लाख करोड़। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को, ये मोदी जी ने लॉन्च की थी 15 अगस्त का दिन, तो इसमें लिखा हुआ है 15 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। इसका एम क्या था कि जो भी हर व्यक्ति को बैंकिंग सर्विसेज जोड़ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि हर व्यक्ति जो है भारत में वो बैंकिंग सर्विसेज जोड़ा हो, ये काम किया गया था। इसके फर्स्ट हाफ में करंट फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट इंक्रीज बाय 30,000 करोड़, ओके, जिसके बाद में बैलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना बैलेंस इसका हो गया। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज रोज बाय 3.5 करोड़ इन द लास्ट ईयर फ्रॉम 47 करोड़ टू 50.63 करोड़, लास्ट 47 थे अब 50.63 करोड़ है, इसमें जो ग्रोथ है वो होती जा रही है। और इसमें DBT के स्कीम भी साथ में चल रही है साथ साथ में, ओके ठीक है, इसके ऊपर पढ़ सकते हो डाटा पूरा आगे के वन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे बनाया गया है डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एट द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA, तो IREDA का कौन बनाया है फाइनेंस रोल ऑफ डायरेक्टर एज अ फाइनेंस में, ये कौन है, डॉक्टर विजय कुमार मोहंते, ऑप्शन ए डॉक्टर विजय कुमार मोहंते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पर्यटन क्या हो गया, टूरिज्म, कि टूरिज्म को मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज माना है इंडिया का 2023 का, ये कौन सा गांव है, ये है नवनपिंड सरदारन, ये पंजाब में गांव आता है नवनपिंड सरदारन। आउट ऑफ 150 villages from 31 states and UTs competing for the title for best tourism, नंदविन शहरन को चूज किया गया फॉर द बेस्ट आउट ऑफ 750 विलेजेस, 750 गांव में से इसको चूज किया गया बेस्ट विलेज। क्यों चूज किया गया, पहले कहाँ पर है, यह है गुरदासपुर पंजाब में,
ठीक है, से अब ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट टूरिज्म का। अब यहाँ पर एक्चुअली एक कोठी और पीपली हवेली है जो कि 140 ईयर ओल्ड है, 140 साल पुरानी है। और इसको बेस्ट टूरिज्म बनाने के लिए जो यहाँ पे सांगा सिस्टर्स थे, दो मतलब कि कुछ बहनें हैं सांगा सिस्टर, उनके ये 5 बहनें हैं, इन्होंने ये अवार्ड लेने के लिए अपना पूरा जी जान से काम किया है। इनके नाम के बने गुरमीत कौर सांगा, गुरमीत राय सांगा, मनप्रीत कौर सांगा, गीता सांगा एंड नूर सांगा, जिन्होंने जो इनके पास ये 2 होम्स का चार्ज है, मेंटेनेंस का चार्ज है। नंबर प्लेट जो है ये लोकेट कहाँ पर है, 5 किलोमीटर साउथ ऑफ नेशनल हाईवे 54, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको धर्मशाला जाना हो, कांगड़ा जाना हो, तो वहाँ से बड़ी इजीली डेस्टिनेशन बन जाती है नेशनल हाईवे 54 से। तो बिकॉज ऑफ सांगा सिस्टर्स, इनके डेडिकेशन की वजह से, इनके एफर्ट्स की वजह से, ताकि इनका जो गांव है वो एक ऑल इंडिया लेवल पे उसकी एक पहचान बन सके, इन्होंने इसके एफर्ट्स किया था। तो ये नाम है नवरपेंट सरदारन, जो कि गुरदासपुर पंजाब में है। नेक्स्ट देखिए, किस शहर ने 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने को संबोधित किया, ठीक है। तो कौन से शहर ने होस्ट किया है 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, ठीक है। तो कौन सा शहर है, मुंबई। बिकॉज अगर अपने वैसे न्यूज पुरानी है, देखा होगा आपने भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो हुआ कहाँ पे था, ये जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। मुंबई में कहाँ पे, जियो वर्ल्ड सेंटर हुआ था ये मुंबई में। और ये इंडिया, दिस इवेंट मार्क्ड द सिग्निफिकेंट मोमेंट इन इंडिया स्पोर्टिंग हिस्ट्री, ओके। और यहाँ पर मोदी जी ने ओलंपिक्स के बारे में, यूथ ओलंपिक्स के बारे में बात की थी, और ये हुआ था 15 से 17 अक्टूबर के बीच में। इसके अलावा इंडिया प्राइड इन होस्टिंग द IOC सेशन फॉर द सेकंड टाइम आफ्टर गैप ऑफ 40 इयर्स वाज अंडरस्कोर्ड। 40 साल के बाद फिर से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन अब इंडिया में फिर से होने जा रहा है। लास्ट हुआ था ये 1983 में न्यू दिल्ली में, ओके। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी अनाउंस किया है कि इंडिया को एस्पायर है कि होस्ट करेगा 2036 का समर ओलंपिक्स, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें मतलब मेजर क्वेश्चन ये चीज बनने वाली है कि जो 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन हुआ है वो किस शहर में हुआ है, वो है मुंबई में, जियो वर्ल्ड सेंटर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस देश में ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने किस देश में फाइड विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। तो ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने जीता है फाइड वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप। तो ये कहाँ जीता है, इटली में। और इटली की क्या कैपिटल है बताइए, कमेंट में बताइए कि इटली की क्या कैपिटल है, इसको पता बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संगठन ने विज्ञान भारती विभा के साथ मिलकर स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम बनाया है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है विद विजना भारती, वो हिंदी में लिखा गया विज्ञान, इसका नाम था विजना भारती विभा टू क्रिएट स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये है नासा, सॉरी इसरो। नासा इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है, पता नहीं कहा था, नासा माइंड में आ गया मेरे, इसरो। तो इसरो और विभा ने मिलके ये एक एजुकेशनल बनाया है, इनिशिएटिव लिया है, इसका नाम है स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम। ये डिजाइन किया गया है टू टेक वंडर्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन टू द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी हुआ कहाँ पर है, तो यह हुआ है अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ताकि बच्चों को स्पेस एंथुसियास्ट बनाया जाए, बच्चों को स्पेस के बारे में बताया जाए कि लोगों के बच्चों की जो क्रिएटिविटी का जो लेवल है वो थोड़ा और इम्प्रूव हो। और इसको किया था किसने किया था, इनॉग्रेट बाय द वाइस चांसलर ऑफ अरुणाचल प्रदेश प्रोफेसर टोमो रिबा इन द प्रेजेंस ऑफ JN कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर तासी तलहो एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम आकाश पांडे। आपको नाम ऐसे याद करने पड़ेंगे, थोड़े नाम याद करना डिफिकल्ट होते हैं, बट आपको ऐसे पढ़ के याद करना ही पड़ेगा। और इस प्रोग्राम में 800 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मेनली, बल्कि बच्चों को स्पेस के बारे में और बच्चों को
एक अच्छा गाइडेंस दिया जाए, तो करियर अपॉर्चुनिटीज बताई जाए कि स्पेस रिसर्च में भी कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अवेलेबल हैं। सिर्फ वो अकेला फोकस अपना किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पर ना करें, इसको भी देखें अब एज अ करियर ऑप्शन। ठीक है, और वो है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीति और नौकरशाही में मनोहर सिंह गिल का क्या भूमिका थी? रोल ऑफ मनोहर सिंह गिल इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी। ये कौन थे? ये थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनका अब निधन हो चुका है, इनका देहांत हुआ था अभी कुछ समय पहले। तो जब भी किसी बंदे का कोई देहांत होगा तो उसके बारे में पूछा जाता है कि वो पर्सन जो है वो किसके लिए फेमस था, किस चीज़ के लिए फेमस था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ये। तो इनके बारे में लिखा हुआ है, पास्ट अवे एट द साउथ दिल्ली हॉस्पिटल एंड संडे 86 की एज में। ही इज द रोल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन 1996 और 2001 तक ये रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखित गरबा गीत माड़ी की रचना किसने की? ये कौन सा है? मीट ब्रदर्स, मनमीत सिंह एंड हरमीत सिंह। फोटो सीधी इकट्ठी आ गई, फोटो हाँ इकट्ठी फोटो आ गई, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि माड़ी जो गीत है इसकी किसने की प्रमोशन? मीट ब्रदर्स और ने की है, मनमीत सिंह और हरमीत सिंह ने। ठीक है, अब जो ये गीत है गरबा, जो ये गीत है माड़ी, कंपोज तो किया मीट ब्रदर्स ने किया है। ठीक है, और ये नवरात्रि के टाइम पे गाना चलेगा ये वाला गुजरात में। दिव्या कुमार ने इसमें अपनी आवाज़ दी है और म्यूजिक इसका कंपोज तो उन्होंने किया। ठीक है, टाइटल जो गरबो है इसकी जो वॉइस दी है बाय ध्वनि भानुशाली ने, कंपोज किया गया है बाय तनिष्क बागची, और ये जस्ट म्यूजिक के अंडर लेबल के अंडर ये प्रोड्यूस किया जाएगा गाना, रिलीज किया जाएगा गाना। और इसकी कंपनी की लेबल कौन है, एक्टर कौन है, सॉरी कंपनी का एक फाउंडर कौन है? जैकी बगदानी। तो आपको सब नाम ये ऐसे याद ही करने पड़ेंगे। और गुजरात में नवरात्रि जो है 9 नाइट का फेस्टिवल होता है, डांस फेस्टिवल होता है। तो इसमें 9 कंसेक्यूटिव नाइट्स के लिए चलता है, लगातार 9 रातों के लिए ये फंक्शन होता है इनका। तो ये वहाँ पे गरबा करके अपना सेलिब्रेट करते हैं। तो उस गाने में जो माड़ी है उसके लिए पूरा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग का पर्पस क्या है? राजनीतिक दलों का वित्त पोषण के लिए चुनावी बॉन्ड शुरू करने का उद्देश्य क्या है? हिंदी क्या टफ हो जाएगी, इसको ऐसे समझ लो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं फॉर पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग के लिए, उसका पर्पस क्या है? तो टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव टू कैश डोनेशंस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, इसका मकसद यही है। ठीक है, इसको देखिए इसमें नेचर क्या होगा। जैसे अब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में पैसा कैश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको बचाने के लिए बॉन्ड्स बनाए गए हैं ताकि इलेक्टोरली जो है कैशलेस में सारा काम हो जाए। इसमें इसके बारे में बताया गया है कि इसका जो नेचर क्या होगा। ये एक प्रोमिसरी नोट इशू कर दिया जाएगा, इसमें इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडिया और अ बॉडी इन इंडिया, कि जो इंडिया में पैदा हुआ है, जो इंडिया की कंपनी है, उसको ये किया जाएगा। और केवाईसी इस पर नॉर्म्स किए जाएंगे। बाय मेकिंग पेमेंट फ्रॉम अ बैंक अकाउंट से पेमेंट्स की होगी ताकि प्रॉपर वैल्यू का रिकॉर्ड रहे। इसकी लाइफ स्पैन होगी 15 डेज के लिए। 15 डेज के लिए इसको ये जो बॉन्ड है शुरू किया जाएगा। और किस आर्टिकल के अंडर ये काम होगा? अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के अंडर ये डोनेशन दिया जाएगा। पीरियड ऑफ परचेज अवेलेबल फॉर पीरियड ऑफ परचेज फॉर 10 days ईच इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ओके, वैल्यू इशूड परचेज इन मल्टीपल्स ऑफ, अभी किस पैसे इसको कर सकते हो परचेज आप? इन द मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, ये 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की फॉर्म में ये इशू होगा। अवेलेबल फ्रॉम द स्पेसिफाइड ब्रांचेस ऑफ SBI। तो इसके बारे में पूरा बताया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो कहाँ से मिलने वाले हैं, किस बैंक से मिलने वाले हैं, SBI से। उसकी लाइफ क्या होगी? 15 डेज की लाइफ होगी। और किस आर्टिकल या किस एक्ट के अंडर ये आएगा? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंडर ये आएगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, नेचर क्या है, इसमें पूरा इसमें लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आगे इसका और गिवन है। ये जो स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, ये फर्स्ट की गई थी इंट्रोड्यूस बाय द इन द फाइनेंस बिल ऑफ 2017 ड्यूरिंग यूनिट बजट के अंदर ये किया गया था।
जहां पे मैक्सिमम लिमिट फॉर कैश डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज वाज केप्ट एट 2000 रुपीज 2000। ओके, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके। ओके, और ये भी होता है ना कि जब इलेक्शन होते हैं तब उस टाइम पे पैसा जब पार्टी को मिलता है फंडिंग के लिए, वो पैसा कहाँ से आ रहा है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो पैसा ब्लैक का है, वाइट का है, उसको कुछ पता नहीं होता। तो उसको रिकॉर्ड में लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया टू रेफर ग्रुप ऑफ पिटीशंस चैलेंजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम टू 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने किया था। ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है क्या है, इंट्रोड्यूस अल्टरनेटिव है टू प्रोवाइडिंग कैश डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो कैश ना देना पड़े, उसके वैसे ही काम चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। समलैंगिक विवाह के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया निर्णय क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिजेस के लिए एक नया अपना डिसीजन दिया। वो पूछा डिसीजन क्या था, तो उन्होंने किया डिक्लाइन एन अपील टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को जो अपील की थी इसको लीगल करने के, उसको डिक्लाइन कर दिया है कि माना नहीं जाएगा। और इसमें जो जज कौन से थे, डॉक्टर जस्टिस जे डी वाई चंद्रचूड़, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी हैं ही हैं, जज हैं। इसके अलावा संजय किशन कौल, एस रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली, पी नरसिम्हा। अब मार्च 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अर्ज किया था एफिडेविट इन रिस्पॉन्स टू सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन ऑन द सेम सेक्स मैरिज। इसके लिए अब ये सेम सेक्स मैरिज का मतलब क्या है, तो क्या पूछा हुआ है, ये मैरिज है बिटवीन आइदर टू और मोर मैन, और सॉरी टू और मोर मैन नहीं, टू मैन और टू वुमेन, दो मैन हो, दो औरतें उसके भी होती है। काफी सारे देशों में सेम सेक्स मैरिज जो है वो कंस्ट्रेंड बाय लीगल रिलीजियस, मतलब काफी सारे देशों में इसको मना ही करके रखा हुआ है बिकॉज ऑफ द लीगल रिलीजियस कल्चर नॉर्म की वजह से। हमारे देश में भी बहुत सारे कल्चर हैं तो वो भी इसको चीज को सही नहीं मानते। A total of 34 nations, including Andorra, have legalized same-sex marriage as of 2023. दुनिया में टोटल 34 नेशन, दुनिया 34 देशों में, फिर भी ये लीगल है। ठीक है, जो कि 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बन जाती है फिर भी। और पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इसमें को देने का, ये कहते हैं कि LGBTQ जो होता है इनके साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन, तो उसको कहने कि उसको लीगल कर दिया जाएगा तो इनसे वो डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं। LGBT की फुल फॉर्म ये सब गिवन है, इसको पढ़ सकते हो आप। ओके, इनका बस पॉइंट ये था पिटीशन का कि इसको लीगल करने का इनका मोटिव क्या था कि जो ये कपल्स ऐसे कपल्स होते हैं इनको भी एक सेम स्टेटस दिया जाए अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 के साथ एज इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस कपल्स। ओके, बाकी आपकी इसके बारे में ऊपर क्या राय है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हो कि आप इसके बारे में कैसा सोचते हो। ओपनली बात करनी चाहिए, बिना मतलब के डर के सोचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पोलैंड के हालिया संसदीय चुनावों में उदारवादी विपक्ष की जीत का नेतृत्व किसने किया? तो पोलैंड में भी इलेक्शन हुए हैं, तो वहां की लिबरल जो ओपोजिशन है उसके किसने जीता इलेक्शन ये वाला, ये है डोनाल्ड टस्क। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वॉर्सो। करेंसी पॉलिश ज़लोटी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में लगभग 4200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का आधारशिला मतलब फाउंडर उनका रखा है, फाउंडेशन रखी है और उन्हें समर्पित करके एक ऐतिहासिक दिन मनाया? तो ये किस राज्य में ऐसा ये काम किया उन्होंने? 4200 के करोड़ के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किए गए हैं। ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड की कौन है सीएम ये बताइए। ये मैंने लास्ट पीपीटी में बताया भी था, लास्ट जो क्लास लगी थी उसमें मैंने बताया था उत्तराखंड की कौन सीएम है, 2 बार बताई थी। बताइए इसका, आपको किसी को याद हो उसका नाम बताइए आप। नेक्स्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने की सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान का नाम क्या है? तो यूपी में योगी जी ने एक नया स्वच्छता कैंपेन एक लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? यह है स्वच्छता त्योहार स्वस्थ त्योहार, स्वच्छता त्योहार स्वच्छ त्योहार, सॉरी स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट देखिए, अब ये लॉन्च हुआ है, इसका नाम है क्लीन फेस्टिवल, हेल्दी फेस्टिवल, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार। ओके, इसका हिंदी में नाम ये आएगा, इंग्लिश में नाम ये आएगा। ओके, इसका आइडिया, इसका एम क्या है कि द क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ओके, इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिग श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में शामिल करने की दिशा में झारखंड का पहला क्या महत्व है? झारखंड की पहल का क्या महत्व है? ओके, गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? जो कि परमानेंट जॉब नहीं करते, जो कि कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, इनको बोलते हैं गिग वर्कर्स। तो झारखंड की सरकार ने इनके लिए क्या काम किया है? इसमें लिखा है आगे करेक्ट, it is a move towards ensuring fair compensation for gig workers, कि उनको फेयर कॉम्पोजिशन मिलना जाए, फेयर मिलना चाहिए कॉम्पोजिशन उनके काम के लिए। ठीक है, ओके, देखिए, तो झारखंड जो है पहला बन गया है स्टेट इंडिया में जिसने गिग वर्कर्स के लिए, जैसे गिग वर्कर कौन से होंगे? जो कि परमानेंट जॉब नहीं करते, लाइक स्विगी, जोमेटो वाले, ओला, उबर वाले, रैपिडो वाले, क्योंकि इनकी जो वेज रेट, इनका जो मिनिमम वेजेस है वो बहुत ही कम है, कोई परमानेंट काम तो है नहीं करने के लिए। ठीक है, कभी कोई छोड़ गया, कभी छोड़ गया, कभी कुछ ना कुछ बोल दिया। तो ऐसे वर्कर्स के लिए झारखंड ने सबसे पहली पहल की है, इनके ताकि इनको एक प्रॉपर फेयर मिले, कॉम्पोजिशन मिले, काम जैसा मर्जी रहे, इनके लाइफ में कोई इकोनॉमिकली स्टेबल रहे, फाइनेंशियली स्टेबल रहे। तो किया गया ये काम, और झारखंड की कमेटी बनाई गई थी, भाई झारखंड स्टेट मिनिमम वेज एडवाइजरी काउंसिल ने ये काम किया है अंडर लेबर डिपार्टमेंट टू एड्रेस दिस इशू, ताकि उनको मिनिमम वेज तो मिलती ही रहे। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक ने नवीनतम भारत विकास अपडेट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भारत की आर्थिक विकास की क्या दर थी? तो इंडियन डेवलपमेंट अपडेट IDU ने वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ का कितना किया है फोरकास्ट, कि कितना GDP ग्रो करेगा? ये है 7.2%, इतने परसेंट से GDP हमारी राइज करने वाली है, ऐसा इनका अनुमान है। फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2024 में वही पूछा गया कि इंडिया की जो GDP है फाइनेंशियल 2024 में कितनी होगी बाय फिक्की, जो कि इनका एक सर्वे हुआ था, आउटलुक इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे बाय फिक्की के द्वारा। तो इंडिया की GDP कितनी इसमें है कि ग्रो इससे हो जाएगी? ये है 6.3%। ये हर जो भी बड़ी बड़ी ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये हर साल अपना अपना एक डाटा निकालती हैं, बताती हैं कि इस साल इंडिया इतने परसेंटेज से ग्रो करेगा। वर्ल्ड बैंक का अपना डाटा होता है, फिक्की का अपना डाटा होता है, बाकी भी 2-4 और भी हैं। तो सभी का आपको ऐसे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये इसमें से कोई एक आधा पूछ लेते हैं, कभी फिक्की का पूछेंगे, कभी वर्ल्ड बैंक का, कभी ADB का, कभी RBI का सही नहीं पूछते, बाकी वैसे सबका पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद भारत के आसपास के उपनगर क्षेत्रों के लिए एशियाई विकास बैंक ने $181 मिलियन का ऋण का उद्देश्य क्या है? तो अहमदाबाद में पहली बात तो ये कि ये ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसने $181 मिलियन का लोन पास किया है फॉर अहमदाबाद के लिए। तो पहले पूछ सकते हैं कि ये किस बैंक ने अहमदाबाद के लिए लोन पास किया $181 मिलियन का, या ADB ने किस शहर के लिए लोन पास किया है? तो अहमदाबाद आएगा। उसका पर्पस क्या है पूछा आपसे, पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव अर्बन लिविंग कंडीशन एंड मोबिलिटी, कि वहां के जो लोगों की जो अर्बन जो आबादी उसकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, किस उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन ने कोका कोला इंडिया के साथ हाथ मिलाया है? तो कोका कोला इंडिया के साथ किस रिटेलर कम्युनिटी, लिखा ना खुदरा विक्रेता समुदाय, मतलब रिटेलर कम्युनिटी जो है, उसने उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में कोका कोला के साथ हाथ मिलाया। तो कौन सी कंपनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वाली? ये है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसने कोका कोला के साथ किया है, कोलैबोरेट किया है इन द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का विषय क्या है? थीम क्या थी? इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी।
इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। उसकी थीम क्या थी? डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन। डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन। जब भी डेज की बात आएगी आपको थीम याद पढ़नी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उद्घाटन भारत यूके 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता में सहयोग के किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई? तो इंडिया यूके 2+2 कभी मीटिंग हुई थी, डिफेंस डायलॉग हुआ था, तो उनमें किस बात के ऊपर ज्यादा चर्चा की गई है, कोई पूछा जा रहा है। ये हुआ है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, सिविल एविएशन। तो इनके बारे में ज्यादा बात की गई थी ये मीटिंग्स में। कौन सी मीटिंग है? इंडिया यूके 2+2 फॉरेन डायलॉग। और ये हुआ कहाँ पर था? न्यू दिल्ली में। तो वही पूछ सकते हैं किस डायलॉग का हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इसका फोकस क्या था वो सब लिखा हुआ है कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, इन सब के ऊपर बात की गई है। इसके अलावा डायलॉग ने और भी इसमें और भी बात की गई थी, पॉसिबिलिटी ऑफ द एनहांसिंग कोलैबोरेशन इन द एरियाज ऑफ HADR। ये क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, हाँ, काउंटर टेररिज्म। मतलब कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें एक दूसरे को सपोर्ट किया जाएगा, उनके जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है उनको ठीक रखा जाएगा। तो उसमें उनके लिए भी इसके बात की गई थी इसमें। HADR की मैं भी आपको पूछ सकते फुल फॉर्म पूछ ले कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 की थीम क्या है? इसकी क्या थीम थी? डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो किस मिनिस्ट्री ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का किया है, ऑर्गेनाइज किया है? तो कौन कर सकते हैं? ये इसने किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो 17 अक्टूबर 2023 को इसका किया था ऑर्गेनाइज किया था। इसका फाउंडेशन थे स्टोन में 23,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स रखे गए थे। ओके, ये इसके ऊपर पूरा गिवन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ते हैं कि ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम इंडिया समिट इन्हें अपना एक प्लेटफॉर्म का किया उद्घाटन। वो कौन सा है? अमृतकाल विजन 2047। ये 25 ईयर का रोड मैप है इंडिया की मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी का, कि 25 साल में हम कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे। ये पूरा कैसे, इसका ब्लूप्रिंट है, ठीक है। ये एक विजनरी प्लान है जिसमें कि जो हमारे जो ब्लू इकोनॉमी, मतलब हमारे जो समुद्र के आसपास का जो एरिया है, जो हमारे वाटरवेज हैं, जो हमारे पोर्ट्स वगैरह हैं, तो उनको कैसे हम इम्प्रूव करें, उसका पूरा एक रोड मैप इसमें पूरा बनाया गया अमृतकाल विजन 2047 तक। तो उसमें एक कौन सी हमें प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, तो वो सब लिखा उसमें पूरा बताया गया है। इसका मेजर इसका कौन सा प्रोजेक्ट था? तूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल, जिसका जो कि बनेगा 45 करोड़ से भी ज्यादा की कॉस्ट पे एट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात में। This terminal will play a pivotal role as a gateway for Indian trade with Middle East, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट और इंडिया के साथ जो ट्रेड होने वाली है, यहाँ पर इसका ये पोर्ट बनेगा दीनदयाल अथॉरिटी गुजरात में। 4500 करोड़ की लागत से ये पोर्ट बनने वाला है, टूना टेकरा। ओके, मैं इसको पूछा था कि कौन सा 25 ईयर का रोड मैप जो बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अमृतकाल विजन 2047। नेक्स्ट देखिए, 2022-2023 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या है? तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। तो इसका कितना रेट है, कितना लेबर फोर्स इसमें, मतलब फीमेल लेबर फोर्स जो है वो काम कर रही है इसमें, तो ये है 37%। तो फीमेल मतलब कि टोटल जो लेबर इंडिया में काम करे उसमें 37% जो है वो फीमेल है। नेक्स्ट देखिए, मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बना है मणिपुर हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस? यह जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 2023 में किसे मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड? तो ये कौन है? अल्लू अर्जुन को मिला है अवार्ड
तो 17 अक्टूबर को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये अवार्ड क्या किया था उद्घाटन। ये अवार्ड प्रेजेंट भी किए थे एट विज्ञान भवन दिल्ली में। और इसमें अल्लू अर्जुन ने जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड फॉर द फिल्म पुष्पा द राइज के लिए। आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस टाइटल का अवार्ड उनकी फिल्म्स के लिए फ्रॉम गंगूबाई काठियावाड़ी, और कृति सेनन को मिमी के लिए मिला है अवार्ड। तो फिल्मों की अगर फीमेल्स की बात आएगी तो कृति सेनन और आलिया भट्ट आएंगी। फिल्म कौन सी, वो भी गिवन है। देन फिल्म जो है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, इसे मिला है प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म। ओके, उसके अलावा एक है जो फिल्म थी कश्मीर फाइल्स, जिसको किया गया था ऑनर विद द नरगिस दत्ता अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, हाईलाइटिंग द सिनेमैटिक पोर्ट्रेल ऑफ द इंडियस सोशल फैब्रिक। ओके, तो ये कुछ इसके अवार्ड आपको ऐसे याद ही करने पड़ेंगे, बट इजी ये डाटा फिर भी याद रह जाएगा, बिकॉज डाटा इस डाटा से फिर आप लिंक करते हो। जो डाटा से आप कभी लिंक ही नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा उसको याद करने में दिक्कत आती है। ये तो फिर भी आप डेली पढ़ते रहते हो चीज़ें, मेरा मतलब कि आपको याद रह जाएंगे अपने आप ही। नेक्स्ट देखिए, पीवी गंगाधरन को हम किस काम के लिए जानते हैं। इनका भी रिसेंटली डेथ हुई थी इनकी, तो उनको हम इनके किस काम के लिए इनको जाना जाता है। ये थे फिल्म प्रोडक्शन, ये फिल्म प्रोड्यूसर थे। इनका पॉपुलर नेम जाता है पीवीजी। इनको पीवीजी के नाम से जाना जाता है इन सिनेमा सर्कल्स में। पूरा नाम क्या है, पारायारू कंडी विथ गंगाधरन। ओके, ये फाउंडर थे फॉर द गृह लक्ष्मी प्रोडक्शंस के, और काफी अच्छी मूवीज बनाई है। इनका भी देहांत हुआ था 80 की एज में। नेक्स्ट देखिए, तो नितिन गडकरी जी की बायोपिक गडकरी में उनकी भूमिका निभाने के लिए किसे चुना गया है। नितिन गडकरी जी पता आपको कि इंडियन मिनिस्टर हैं, तो इनके नाम पे इनकी एक बायोग्राफी अभी आ रही है, तो उसमें किस एक्टर को गडकरी, कौन सा एक्टर जो गडकरी जी का रोल करेगा, ये है राहुल चोपड़ा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अभी जो फिल्म है नितिन गडकरी जी की, नितिन गडकरी जी है कौन, ये सब करते हैं इंडियन मिनिस्टर ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर हैं। और ये फिल्म जो है 27 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है। इसका टाइटल गडकरी ही था। और इस फिल्म में जो गडकरी जी ने जो रियल अपने लाइफ में फेस किया उसके बारे में पूरा बताया गया, उनकी पूरी जर्नी कैसे बनी, कैसे ये एक आम आदमी से कैसे खास बन गए। और एक्टर जो राहुल चोपड़ा ने इनका रोल प्ले किया है। ये मराठी मूवी है, प्रेजेंटेड बाय द अभिजीत मजूमदार के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। ये प्रेजेंट किया गया है, प्रोड्यूस्ड बाय द अक्षय आनंद देशमुख और डायरेक्टर बाय द अनुराग रंजन पुसारी के द्वारा इसको किया गया डायरेक्टर। इनकी जर्नी के बारे में, कैसे ये एक ऑर्डिनरी जनसंघ एक्टिविस्ट थे, जनसंघ के कार्यकर्ता थे पार्टी के, उसके बाद अब ये भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े लीडर बन गए हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत वित्तीय वर्ष 2024-2023 के बीच बुनियादी ढांचे में कितनी अनुमानित राशि निवेश करने की योजना बना रहा है। तो एस्टिमेटेड कितना अमाउंट है इंडिया भारत जो प्लान कर रहा है इसमें लगाने के लिए, इन 6 साल में लगाने के लिए, ये है 143 लाख करोड़। इतना पैसा जो है भारत सरकार सोच रही है लगाने के लिए इन 6 सालों में। और वो कैसे कैसे लगेगा, वो उसके आगे गिवन बाइफरकेशन कि ये गिवन है, डाटा था 17 से 23 का, ब्लू वाला जो मैं गिवन है, करंट अपने जो पूछ रहा है वही चल रहा है। तो वो कैसे बनेगा, रोड सेक्टर में 37.3 लाख करोड़, रेलवे में 25.6 लाख करोड़, अर्बन इंफ्रा में 18.9 लाख करोड़, अदर इंफ्रा में 15 लाख करोड़, यहाँ पर 13.1। तो टोटल जो करा के पूरा आपका कितना बन जाएगा 143 लाख करोड़। किस किस सेक्टर में ये कैसे क्या लगेगा, आपको डाटा पूछे, ऐसे पूछेंगे कि सेक्टर्स नहीं आएगा, डाटा इकट्ठे आएगा कि किस वैल्यू तक का पूरा इनका अनुमान है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र के में किस बात का महत्व को जोर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम में यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस बात पे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। यह है इंट्रोड्यूसिंग एप्लायबल स्किल्स, कि जो भी ऐसी स्किल्स को इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि हाथ का काम होता है, जिससे हम काम करें तो पैसे मिले, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कोई पढ़ना ना पड़े।
तो स्किल डेवलपमेंट की जब बात चल रही है तो उसमें वही बात आएगी, चाहे बच्चा पढ़ा लिखा ना हो पर उसको पूरे को स्किल आती हो। तो इंडिया सिक्योरिंग 11th पोजीशन इन द ग्लोबल कंपटीशन लास्ट ईयर। इस कंपटीशन में इंडिया का स्कोर 11 था लास्ट ईयर। ठीक है, और ये सब पूरा थ्योरी पार्ट है, भी पूरा लिखा हुआ है कि जो वर्कफोर्स है, जो लेबर फोर्स है, उनको जो काम है, जो स्किल बेस पे काम करें। ओके, देन ये पूरा डाटा गिवन इसमें कि 18 कैंडिडेट थे इस परफॉर्मेंस में एट वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में 2022 में, और भारत में से 50 स्किल्स रिजल्ट आए थे, जिसमें कि 11 पोजीशन था, जिसमें 2 सिल्वर मेडल थे, 3 ब्रॉन्ज थे, सब लिस्ट में लिखा हुआ है। ये पूरा आपका कह सकते हैं कि थ्योरी पार्ट का डाटा है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा खास बनता नहीं क्वेश्चन पूछे जाने वाला। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ द पैसेंजर फेरी सर्विस जिसका उद्घाटन किया गया था हुआ है बिटवीन नागापट्टिनम तमिलनाडु और कानकेसेंतुरई जो कि जफना में है, श्रीलंका में, इसके बीच में हुआ है। तो ये कौन सी पैसेंजर फेरी सर्विस शुरू की गई है? तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु के नागापट्टिनम, श्रीलंका के जफना, ये श्रीलंका का जो ये जगह है कांकेसेंतुरई जफना में। तो ये कौन सी सी सर्विस है? इसका नाम है चिड़ियापानी। तो ये एज ओल्ड सी रूट है भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसे फिर से किया गया है रिजुवेनेट, फिर से स्टार्ट किया गया है। ओके, और ये जो उसका नाम रखा गया चिरुपानी, ये शुरू हुई थी सैटरडे को, और ये 1 वे टिकट होगी। हाई स्पीड कॉस्ट इसकी होगी 7,640 की ये टिकट होगी, विद बैगेज अलाउंस ऑफ 40 kg पर पैसेंजर। जर्नी जो ये शुरू होगी नागापट्टनम से सुबह 7 बजे, और ये कांकेसेंतुरई पे पहुंचेगी सुबह 11 बजे। 4 घंटे की ट्रिप होगा। रिटर्न ट्रिप स्टार्ट एट 1:30 PM। ओके, और रिटर्न ट्रिप में क्या होगा, मतलब कि 1 वे तो ऐसे चले जाओगे, फिर वापस आने के लिए कुछ 4 घंटे फिर लगेंगे। ओके, टाइम पूछे जाने का चांस कम है, बट ये पूछा था कि किसके बीच में काम है, शुरू हुआ, इसका नाम क्या सर्विस का। ओके, नेक्स्ट देखिए, इजराइल की नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली की सीमा क्या है? तो रेंज ऑफ इजराइल्स न्यू लेजर बेस्ड आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी रेंज क्या है? अप टू 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तक ये मिसाइल जो है अपना आप इसको अब फायर कर सकते हो। इसका नाम है टेस्टेड न्यू लेजर बेस्ड आयरन बीम मिसाइल, और ये इसको डिजाइन किया है टू डिस्ट्रॉय शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, आर्टिलरी, मोटर बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दिस सिस्टम आल्सो कुड इंटरसेप्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ओके, देन आयरन बीम जो है ये फाइबर लेजर है टू जनरेट अ लेजर बीम टू डिस्ट्रॉय एन एयरबोर्न टारगेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उज्ज्वल स्कीम में योजना में कौन सी नई की गई है अपडेशन? इसमें क्या उन्होंने चीज ऐड की है? फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर एज अ दिवाली गिफ्ट। तो इस साल दिवाली पर योगी जी जो हैं सिलेंडर जो है गिफ्ट करेंगे। ठीक है, और ये इवेंट का अनाउंसमेंट हुआ था बुलंदशहर में। ओके, और इसके अलावा योगी जी ने यहाँ पर ही काफ़ी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसकी कॉस्ट है 632 करोड़ की कॉस्ट के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा योगी जी ने यहाँ इसी इवेंट पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है उसकी काफ़ी प्रेज की है, उसको काफ़ी सराहा है। और जैसे जो पारुल चौधरी, अनु रानी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में, उनको भी ऑनर किया, उनको सम्मानित किया गया था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, जो हमारी समुद्र के आसपास के जो हमारे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम हमारे जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? जो लॉन्ग टर्म इनका विजन है, विजन इनका क्या है, उसका टाइटल क्या है डॉक्यूमेंट का? तो उन्होंने एक कागज पर
एक 25 ईयर का एक रोड मैप तैयार किया है। उसका नाम क्या दिया गया, पूछा गया, इसका नाम है अमृतकाल 2047। ये देखिए अमृतकाल 2047 का विजन क्या है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इस साल तक आते आते। पर कैपिटल इनकम ये हो जाएगी, जीडीपी का सेक्टर ये हो जाएगा, एफडीआई, एक्सपोर्ट्स, ह्यूमन कैपिटल, सबके बारे में इनका एक रोड मैप तैयार किया गया है कि अप टू 2047 तक हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है, जो हमारी वैसे जो इकोनॉमी है वो काफी ग्रो कर जाएगी। ये इनका विजन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताया गया है कि दिस विजन डॉक्यूमेंट आउटलाइंस स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, कि कौन से इनिशिएटिव लिए जाएंगे इसको बनाने के लिए, इसको विजन को पूरा करने के लिए, लाइक पोर्ट फैसिलिटीज, प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। इसके अलावा मोदी जी ने यहाँ पर टूना टेकरा ऑल वेदर ड्राफ्ट डीप ड्राफ्ट टर्मिनल का भी इसका किया था उद्घाटन, जिसकी कॉस्ट होने वाली बनने जा रहा है अभी, जिसकी कॉस्ट होने वाली है 4500 करोड़ से भी ज्यादा, एट दीनदयाल एयरपोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात में। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा मोदी जी ने 300 MOUs अलग से साइन किए हैं, जिनकी कॉस्ट है, जिनकी वर्थ है 7.16 लाख करोड़ की, जो पूरी उस पर पैसा इन्वॉल्व है उन MOUs में, जो कि ग्लोबली और नेशनली लेवल पे काम करने वाले हैं मैरिटाइम सेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने किन बैंक्स पे लगाई है पेनल्टी ऑन डिपॉजिट प्लेसमेंट CRR इंटरबैंक एक्सपोजर लिमिट्स के ऊपर, क्योंकि इस बैंक ने आरबीआई की जो ये गाइडलाइंस को माना नहीं था, इसको अवहेलना की है। तो ये कौन सा बैंक है? ये है गुजरात मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। रिजर्व बैंक ने इसके ऊपर लगाई है पेनल्टी। और इसके अलावा यहाँ पर 4.5 लाख का पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। इसके अलावा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी आरबीआई ने पेनल्टी लगाई 2 लाख की। और मकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल एस्टेट कोऑपरेटिव बैंक पे भी पेनल्टी लगाई 2 लाख की। सेवालिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे पेनल्टी लगी 50,000 की। वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पे पेनल्टी लगी है 1.70 लाख की। तो डिफरेंट बैंक्स के ऊपर डिफरेंट पेनल्टी लगाई गई है आरबीआई के द्वारा। पेनल्टी की वैल्यू ही पूछते हैं ज्यादातर, तो ये पूछेंगे कि किस बैंक की पेनल्टी लगाई है, क्यों लगाई गई है, वो रीजन गिवन है, बट क्यों वाला रीजन एग्जाम में पूछने वाला चांस कम बन जाता है। या कोई पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, ये किसके ऊपर लगाई नहीं गई है। तो मे भी आपको ये ऑप्शन जो है पेयरिंग में करने के लिए आ जाए, तो आपको नाम सबके याद करने पड़ेंगे कि पेनल्टी किसके ऊपर लगाई गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 30 जून 2023 तक आईडीएफसी के पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो इस डेट तक आईडीएफसी ने कितना शेयर किया था होल्ड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? ये था 39.93%, ऑप्शन सी। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मर्ज होने का, ठीक है। और इसकी जो अप्रूवल है ये हुई थी 17 अक्टूबर 2023 को। अब आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपस में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये अनाउंस किया गया था, वो मतलब इस डेट को इसकी जो होल्डिंग थी आईडीएफसी की वो 39.93% थी। बोथ एंटिटीज एम टू कंप्लीट द मर्जर इन द करंट फिस्कल ईयर। और ये कह रहे हैं कि आपस में ये 155:100 में रेशियो में एक्सचेंज रेशियो की होगी। ये भी रेशियो इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एक्सचेंज रेशियो ऑफ द आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये इसका आंसर आएगा 155:100। दिस मीन्स दैट फॉर एवरी 100 शेयर ऑफ आईडीएफसी, शेयर होल्डर्स विल रिसीव 155 शेयर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मतलब इसका मतलब ये बना है कि अगर कोई जिसके पास आईडीएफसी के 100 शेयर होंगे उसको 155 शेयर मिलेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। ओके, नेक्स्ट देखिए, हडको में 7% इक्विटी बेचने की भारत सरकार की योजना से अपेक्षित राजस्व क्या है? मतलब कि अपेक्षित एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना है? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ये है, अपेक्षित राजस्व मतलब एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। तो ये कितना है? 1100 करोड़ का। इंडियन गवर्नमेंट has announced its plan to divest 7% equity in Housing and Development Corporation HUDCO। तो इसके शॉर्ट फॉर्म HUDCO गिवन है। HUDCO की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वाया
ऑफर फॉर सेल शेड्यूल्ड फॉर अक्टूबर 18-19। इसमें इसके सेल होने के बाद इनका गवर्नमेंट को ये एक उम्मीद है कि 1100 करोड़ का इसमें रेवेन्यू इनको होगा सरकार को। नेक्स्ट देखिए, कटी बिहू फेस्टिवल का क्या महत्व है। तो कटी बिहू फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है पूछा जा रहा है। ये बताया जाता है मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द राइस क्रॉप्स ग्रोथ एंड स्टार्ट ऑफ द न्यू हार्वेस्ट सीजन, कि फसलों की किसान फसलों में भी चावलों की कटाई और उनको नई खेती की कटाई के लिए ये किया जाता है, इसमें मनाया जाता है कटी बिहू फेस्टिवल। ये मनाया जाता है इन असम में, ये मनाया जाता है बाय असामीज पीपल। कटी बिहू ऑल्सो नोन एज कोंगाली बिहू, इट फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कटी मंथ, जो कि मोस्टली अक्टूबर के मिडल में आता है, अक्टूबर में आता है। और कटी बिहू मनाया जाता है 18 अक्टूबर को। ठीक है, तो चावल की खेती के लिए और नए फसल को लगाने के लिए कटी बिहू मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट देखिए, सीरियम की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस हवाई अड्डे को पिछले 3 महीनों में लगातार दुनिया का सबसे समय का पाबंद हवाई अड्डा माना गया है। तो विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट, अब से पूछा जा रहा है पिछले 3 महीनों में। तो कौन सा एयरपोर्ट है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है ये, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। और हैदराबाद का जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वॉज द ओनली अदर इंडियन एयरपोर्ट जो कि टॉप 5 में आया है। नंबर 1 पे तो ये अपना आया है केम्पेगौड़ा बेंगलुरु का। उसके अलावा हैदराबाद का जो दूसरा एयरपोर्ट है ये राजीव गांधी वाला, ये भी इसमें है लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट पोजीशन हैज अरिंदम बागची हैज अपॉइंटेड टू। तो अरिंदम बागची को किस पद पर नियुक्त किया गया है, इसको कहां पर इनको रखा गया है अरिंदम बागची। ये बने हैं एम्बेसडर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन जेनेवा। ऑप्शन बी, एम्बेसडर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन जेनेवा, अरिंदम बागची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल का कौन सा पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणित प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन था। तो ISO सर्टिफाइड फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन भोपाल ये कौन सा है, इसका नाम है मिसरौद पुलिस स्टेशन। ऑप्शन बी, मिसरौद पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रांची में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ग्रुप C मुकाबले में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज अर्धशतक का युवराज सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ा। तो युवराज सिंह का रिकॉर्ड था फास्टेस्ट 50 का, तो रिकॉर्ड कैसे तोड़ा है रांची में अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश इन दिस ट्रॉफी। का नाम पूछा गया है, ये पर्सन है आशुतोष शर्मा। ये है आशुतोष शर्मा, उभरते सितारे हैं क्रिकेट के, तो आशुतोष शर्मा। ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और खेलते हैं रेलवे क्रिकेट टीम की तरफ से। नेक्स्ट देखिए, हांगझो चीन में चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कितने एथलीट भेज रहा है। तो कितने एथलीट जा रहे हैं इंडिया की तरफ से हांगझो चाइना में फॉर द 4th एशियन पैरा गेम्स के लिए। टोटल 303 जा रहे हैं एथलीट। ओके, जो एक गेम होने वाली है होगी 22 से 28 अक्टूबर के बीच में होगी। और यहाँ पर गिवन है कि नेशन जो है सेंडिंग लिस्ट 446 मेंबर्स होंगे इसमें, जिसमें 303 तो एथलीट ही हैं। ओके, और सबसे बड़ा ये इसमें नंबर जाएगा, पहली बार इतना बड़ा नंबर जा रहा है। उसके अलावा इन 303 पार्टिसिपेंट्स में 191 मेल है और 112 फीमेल एथलीट्स हैं। और ये लार्जेस्ट एवर होगा, मतलब इससे पहले कभी भी इतने ज्यादा एथलीट भारत ने कभी भी इन गेम्स में नहीं भेजे हैं। इससे पहले जकार्ता इंडिया में हुआ था तो 180 एथलीट्स कैसे गए थे तो अक्रॉस 13 स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की अंतरिक्ष गतिविधियों के संबंध में घोषित महत्वाकांक्षी योजनाएं क्या हैं। तो स्पेस के लिए मोदी जी ने क्या क्या अपने प्लान्स अनाउंस किए हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। उनका कौन सा एम्बिशियस प्लान है, ये है ऑप्शन सी, सेंडिंग इट्स फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040, कि 2040 तक ये अपना एक एस्ट्रोनॉट भेज देंगे चंद्रमा पर।
और अपना नेटिव स्टेशन बना देंगे 35 तक। इनका ये टारगेट है कि अप टू 35 तक अपना नेटिव स्पेस स्टेशन बनना चाहिए और मून पे अपना पहला जाएंगे, फर्स्ट जाने चाहिए एस्ट्रोनॉट 2040 तक। चंद्रयान 3 के कामयाब होने के बाद इंडिया काफ़ी अपने जोश में है, अपने स्पेस के जो भी इवेंट्स उसको अच्छे से कर रहा है ऑर्गेनाइज। तो इसी में एक नया ये इवेंट आया है, ठीक है। उसके अलावा इसरो और नासा ने प्लान किया है टू लॉन्च अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी इन 2024 टू मैप द अर्थ इकोसिस्टम, आइस मास, वेजिटेबल बायोमास, सी लेवल, नेचुरल डिजास्टर को जानने के लिए। ओके, और इंडिया ने साइन किया था नासा के साथ एयर तमिस अकॉर्ड्स फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया नासा ने कौन सा साइन किया है एग्रीमेंट, उसका नाम है अर्थमिस अकॉर्ड्स फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट देखिए, इजरायली विधायक रिवाइटल टैली गोटलिव ने हमास और फिलिस्तीन के खिलाफ प्रलय के दिन मतलब क्या है, डूम्सडे हथियार के इस्तेमाल के बारे में अपनी उत्तेजक टिप्पणियां कहाँ की थी। तो यह कहाँ की थी, ट्विटर पे। पहले ये देखिए कौन है, ये हैं इजराइल के लेजिस्लेटर रिवाइटल टैली गोटलिव। इन्होंने काफ़ी भड़काऊ बयान दिया था हमास और ये फिलिस्तीन के खिलाफ अपने ट्विटर पे हैंडल पे। तो ट्विटर पे उसका पूछा गया कि किस वेबसाइट पे इन्होंने बोला था, ट्विटर पे। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की 6th असेंबली के लिए फोकस का प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो अभी ISA की मीटिंग होने वाली है, तो उसमें उनका प्राइमरी फोकस किस चीज़ के ऊपर होगा पूछा वो जा रहा है। तो उनका फोकस क्या होगा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनर्जी असेस थ्रू सोलर मिनी ग्रिड्स, ऑप्शन बी। और ये मीटिंग कहाँ पर होने वाली है, न्यू दिल्ली में। इसका 6वां संस्करण होगा, हाँ जी, न्यू दिल्ली में होने वाली है। और इस इवेंट में प्रेसिडेंट ऑफ द ISA असेंबली एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर द पावर एंड एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री RK सिंह भी मौजूद होंगे, ठीक है। इनके जो फोकस एरियाज के कौन से हैं, तो ये गिवन ही है। दूसरा क्या है, मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर एक्सीलरेटेड सोलर डिप्लॉयमेंट, डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन्स, ये सब गिवन है। इसके बारे सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं वाले, ठीक है। इस इवेंट में 96 कंट्रीज करेंगे पार्टिसिपेट, 20 मिनिस्टर आए होंगे, ठीक है। और मीटिंग में पर गिवन है कि मीटिंग कहाँ पर होगी, दिल्ली में। और मीटिंग किसके बारे में होगी, इनका मुद्दा क्या होगा, एनर्जी, सोलर एनर्जी को या एनर्जी को अच्छे से यूनिवर्सलाइज कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन और रैपिड एक्स ट्रेन का शुभारंभ कब करने वाला है। तो मोदी जी जो हैं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का ये RRTS का सिस्टम है, कॉरिडोर है, ठीक है। और रैपिड एक्स ट्रेन का उद्घाटन कब करने वाले हैं, ये कब किया था, ये कह सकते हो 20 अक्टूबर 2023 को, ऑप्शन ए। ओके, अब ये इवेंट कहां पर हुआ था, इन साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। तो यूपी में साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर ये इवेंट हुआ था ऑर्गेनाइज। इसमें प्राइवेट सेक्शन ऑफ द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर, जो कि 70 किलोमीटर का लंबा एक कॉरिडोर है, ठीक है। और दिस विल कनेक्ट द साहिबाबाद टू द दुहई डिपोट स्टेशन एट गाजियाबाद गुलधार दुहई अलोंग द वे। ओके, इसकी स्पीड होगी 180 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी। और RRTS का एम ये है कि इसमें हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएं फॉर एवरी 15 मिनट्स विद पोटेंशियल टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी टू एवरी 5 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। स्पीड इसमें बात आती है, स्पीड इसकी कॉरिडोर की लंबाई कौन से इसमें शहर इन्वॉल्व है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS। और RRTS की फुल फॉर्म इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु में एतिमदई वालेयार रेलवे स्टेशन पर खंड पर लागू की जा रही AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का उद्देश्य क्या है। तो तमिलनाडु में जो ये गिवन है रेलवे स्टेशन एतिमदई वालेयार,
यहाँ पर एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक वार्निंग इशू की जा रही है, तो उसका पर्पस क्या है बताने का। ये है टू सेफगार्ड वाले एलिमेंट्स फ्रॉम ट्रेन कोलिजन्स, कि वहां पर जो हाथी हैं वो ट्रेन से ना टकराएं, उसके रास्ते में ना आए, इसलिए एआई के द्वारा वहां पे वार्निंग दी जा रही है। और वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सक्सेसफुली 12 ई सर्वेलेंस टावर लगाए हैं, ठीक है, और इस पर थर्मल इमेजिंग वगैरह होगी, कैमरा वगैरह लगाए गए हैं, ताकि वहां पे हाथी अगर कोई रास्ते में आ जाता है उसको पहले से वहां से हटा दिया जाए, वो ट्रेन के साथ ना टकराए। नेक्स्ट देखिए, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदे का क्या महत्व है। तो ये भारत अमेरिका इकट्ठे अब आ गए हैं कोई डील करने के लिए, किसके लिए आए हैं। इट इंक्लूड्स एक्विजिशन ऑफ 31 MQ-9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स। तो इसके लिए उन्होंने अपना डिफेंस डील साइन की है। तो इंडिया और यूएस ने डील साइन की है, जिसमें परचेज करेंगे, वो इंडिया वाले परचेज करने वाले हैं 31 MQ-9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स की तरफ से, जिससे कि इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है काफी उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। ओके, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 इयर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, और इसमें ये जो डील होने वाली है $3072 बिलियन की डील है, एंड इट फॉलोज द यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट। ओके, इसमें 31 ड्रोन्स भी एयरगन के जाएंगे इंडियन मिलिट्री के लिए, 15 नेवी के लिए, 8 और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए। देन ठीक है, यही आएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत फ्रांस सैन्य उप समिति MSC, इंडियन फ्रांस मिलिट्री सब कमेटी MSC के 21st संस्करण एडिशन की सह अध्यक्षता किसने की। Who was the who co-chaired the 21st edition of the India France Military Sub Committee meeting। तो उसने किसने की है, किसको को चेयर, ये है एयर वाइस मार्शल आशीष वोहरा, ऑप्शन ए। ओके, अब ये जो गिवन के बारे में, ये मीटिंग हुई थी 16 से 17 अक्टूबर के बीच में हुई थी, एट एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई थी वाली। दिस क्रूशियल मीटिंग वाज co-chaired by एयर वाइस एयर मिनिस्टर आशीष वोहरा फ्रॉम इंडियन साइड एंड मेजर जनरल एरिक पेल्टियर फ्रॉम फ्रेंच साइड। क्योंकि पूछ सकते हैं आपसे कि मीटिंग में भारत को किसने किया रिप्रेजेंट और फ्रांस को किसने किया रिप्रेजेंट, उन दोनों का नाम पता होने चाहिए, नाम ये लिखे आपके सामने। नेक्स्ट देखिए, चीनी निर्यात पर प्रतिबंध बढ़ाने की भारत के फैसले के पीछे क्या कारण है। तो भारत का क्या जो फैसला था चीनी के एक्सपोर्ट को रोकने का, उसके पीछे क्या रीजन है भारत का। टू स्टेबलाइज डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस, कि अगर ज्यादा चीनी बाहर एक्सपोर्ट कर दोगे या चीनी वैसे कम हो जाएगी, चीनी कम हो जाएगी तो उसका डिमांड ज्यादा हो जाएगी, प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो प्राइस को ठीक रखने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो जो इसका एक्सपोर्ट है वो रोक दिया गया, ताकि चीनी बाहर ना जाए, यहीं पर रहे, लोगों की जितने डिमांड है उतनी सप्लाई पहले पूरी हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है कि नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DR में वृद्धि की प्रभावी तारीख क्या है। तो किस डेट से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पेंशनर हैं जिनको पेंशन मिलती है उनके DA और DR में इंक्रीज होगा, तो किस डेट से, पूछा जा रहा है कौन सी डेट है, 1 जुलाई 2023 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे गिवन है, और ये जो गिवन है कि DR जो है इसमें 4% का राइज आ जाएगा, ये भी इसमें गिवन है। इसके आगे गिवन है कि कितने लोगों को इससे फायदा होगा, कितने लाख एम्प्लॉयज को इसमें मिलेगा, फायदा मिल जाएगा, वो सब गिवन है डाटा, ये बड़े आराम से इसको पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, मुकन्नूर गांव में परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए फेडरल बैंक द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है। तो फेडरल बैंक ने मुकन्नूर गांव को तरक्की की राह पर लेके जाने के लिए कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसका नाम पूछा है, उसका नाम क्या है। इसका नाम है मुकन्नूर मिशन। नेक्स्ट देखिए, इसी के बारे में लिखा हुआ है कि ऑन द ओकेजन ऑफ द 106th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिज विजरी, जो फेडरल बैंक के फाउंडर थे KP हॉर्मिस,
इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर फेडरल बैंक ने ये लॉन्च किया है मिशन टू ड्राइव द चेंज एंड प्रोग्रेस इन द विलेज ऑफ मकनूर, जो कि कहाँ पर है, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है ये टाउन, विलेज ये वाला। और फेडरल बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एलुवा में। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए किस परियोजना की ओर झंडी दी है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन बी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? 64th। तो भारत का रैंक 64 है आउट ऑफ 108 कंट्रीज इन द ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में। इसके अलावा भारत का रैंक 77 है इन द कैटेगरी इट्स ई इंफ्रास्ट्रक्चर में, और लीस्ट डेवलप्ड ग्लोबली है, 95th पोजीशन पे है। इंटरनेट सर्विसेज जो है इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इसका 78 रैंक है, वाइडली अवेलेबल 70 रैंक है, एंड इश्यूज ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए, 15वें वार्षिक मर्सर CF इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो MCGPI मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में कि 15th ये इसको होगा टाइम हो रहा वाला, इसमें कौन से ने टॉप किया, पोजीशन किया सिक्योर? ये कौन सा देश है? नीदरलैंड्स। और ये जो इंडेक्स है ये शो क्या करता है? रिवील द रैंकिंग ऑफ रिटायरमेंट इनकम सिस्टम्स इन वेरियस कंट्रीज। रिटायरमेंट इनके बाद इनकम जो हो रही है उनको करता है ये प्रोसेस, उनको करता है SSC वाला, उनके रैंकिंग देता है। इसमें नंबर 1 तो नीदरलैंड आ गया, नंबर 2 पे आइसलैंड, फिर डेनमार्क के 1 है। इंडिया का रैंक 45 हो गया 47 से इस लिस्ट में। अर्जेंटीना बॉटम पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर मीनेश शाह को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए बोर्ड के लिए चुना गया है? किस नाम को चुना गया था? ये कौन सा नाम है? सर किस पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए है? नाम तो गिवन नहीं है, पोस्ट कौन सी है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के लिए डॉक्टर मीनेश शाह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। देन हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक के रूप में कौन शामिल हुए? तो किसे बनाया गया है चेयरमैन एंड MD ऑफ द हुडको? ये कौन सी कंपनी है? वैसे किसे बनाया गया है? यह है संजय कुलश्रेष्ठ, संजय कुलश्रेष्ठ। देन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है? गवर्नर ऑफ त्रिपुरा बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये कौन है? नल्लू इंद्रसेना रेड्डी, इन्हें बनाया गया है गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। और इसके अलावा उड़ीसा के भी नए बने गवर्नर, उनका नाम है रघुवर दास, और ये 2014 से 2019 तक रहे हैं, CM रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और IBM के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के फोकस के क्षेत्र क्या है? तो उसके लिए क्या इसका होगा? वो फोकस का क्षेत्र क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग, इसका नाम ही गिवन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IBM ने एक MOU साइन किया है। उस MOU का मेन फोकस क्या है? आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका फोकस क्या है मेन इनका? ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग। तो उसमें मेजर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस मिनिस्ट्री ने IT के साथ साइन किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा। कौन सी कंपनी है? IBM। ये मेजर क्वेश्चन है कि किस कंपनी कौन सी बीच में इन्वॉल्व है? IBM। नेक्स्ट देखिए,
RISC-V टेक्निक या तकनीक पर आधारित पहनने योग्य उपकरणों के उत्पादन में क्वालकॉम और गूगल के बीच साझेदारी का क्या महत्व है? तो पार्टनरशिप हुई है क्वालकॉम कंपनी और गूगल के बीच में इन प्रोड्यूसिंग अ वेरिएबल डिवाइसेस बेस्ड ऑन RISC-V टेक्नोलॉजी का। उसका पर्पस क्या, उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है? इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स हार्डवेयर। ओपन सोर्स हार्डवेयर को ये बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेंटागन 2023 रिपोर्ट चीन के परमाणु हथियार शस्त्रागार के बारे में क्या सुझाव देती है? तो चाइना का जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो ठिकाना है, उसका जो जहां पर से सब स्टोर कर रखा हुआ है, उसके बारे में पेंटागन 2023 का क्या सजेशन है, हमसे पूछा जा रहा है। इनको क्या सजेशन दिया उन्होंने कि चाइना इज ऑन ट्रैक टू हैव 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बाय 2030, कि 2030 तक चाइना के पास 1000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की वियतनाम में के हो ची मिन सिटी की यात्रा के दौरान कौन सी प्रमुख घटना घटी? तो हमारे जो देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने अभी विजिट किया था हो ची मिन सिटी में वियतनाम में। तो उसमें उन्होंने क्या घटना घटी वहां पे पूछा जा रहा है। अनविलिंग सेरेमनी ऑफ अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की मूर्ति थी ये वाली, इसका उन्होंने किया था उद्घाटन। नेक्स्ट देखिए। गुवाहाटी में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर मूल समय से कितने दिन पहले पूरा हो गया? तो गुवाहाटी में एक नया फ्लाईओवर शुरू हुआ है श्रद्धांजलि, तो ये अपने शेड्यूल टाइम से कितना पहले पूरा हो गया आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर है 300 डेज, आई थिंक सो। हाँ जी, 300 डेज के बाद। ठीक है, तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उद्घाटन किया था इस श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का गुवाहाटी में। ठीक है, और ये जो है फ्लाईओवर ये 60 डेज में पूरा बनके तैयार हो गया। ओके, और इसे 300 दिन पहले ही पूरा काम खत्म कर दिया। ठीक है, और ये 2.28 किलोमीटर लॉन्ग ये फ्लाईओवर है, इसका नाम श्रद्धांजलि फ्लाईओवर है। 2.28 किलोमीटर लंबा है, लिंकिंग कॉमर्स पॉइंट विद सुंदरापुर ऑन RG बरुआ रोड, और सेकंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है इन द स्टेट। ठीक, कौन सी स्टेट है ये वाली? असम। इसकी कॉस्ट कितनी है? 316 करोड़ की इसकी कॉस्ट है इस फ्लाईओवर के बनाने की। इसका जो नाम है श्रद्धांजलि, ये लिया गया है इन ऑनर ऑफ द श्रद्धांजलि कनन, अ पार्क सिचुएटेड इनसाइड द स्टेट जू कम बोटानिकल गार्डन के साथ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के में क्या मंजूरी दी? तो अरुणाचल प्रदेश के स्टेट कैबिनेट ने भी रिसेंटली क्या अप्रूवल किया है, क्या अप्रूव किया है? इन्होंने अप्रूव किया सभी कुछ, ऑल ऑफ द अबव। क्या अप्रूव किया? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ये करना है, जरूरी है। एलोकेशन ऑफ हॉनरेरियम्स टू द 3rd लैंग्वेज टीचर्स, ओके। अमेंडमेंट फॉर द स्टेट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए भी किया है। फॉर्मुलेशन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश होम गार्ड रूल्स, ये भी किया है। तो सारे काम ही किया सरकार ने इस बार तो। ठीक है, मेजर्स में काम ये था, ये स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, इसके लिए क्या किया गया है? ये फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगी? फॉर सेफगार्डिंग द 3 टाइगर रिजर्व्स, जिनके नाम है नम, दपाहा, पके, कमलंग। इनका इनिशिएटिव क्या होगा? एम्स टू रिड्यूस पोचिंग इन इलीगल एक्टिविटीज इन द टाइगर रिजर्व्स। जो लोग बिना मतलब के शिकार करते हैं, जो इलीगल इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं जानवरों को, उनको रोकने के लिए। और ये जो बिग कैट्स जो एंडेंजर होने वाली हैं, जो एंडेंजर हो चुकी हैं, उनको फिर से वापस बसाने के लिए एफर्ट किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। क्वेश्चन ये है कि भारतीय सेना ने किस इकाई ने 2023 में कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीता है? कैसे जीता है? यह है 3x5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स ने। तो यूके वेल्स में ये हुआ था, वेल्स यूके में इसका हुआ था इवेंट हुआ ऑर्गेनाइज, जिसमें कि 3x5 गोरखा राइफल्स ने जीता ये इवेंट, ये वाला। और इसके अलावा कैम्ब्रियन पेट्रोल जो ये कॉम्पिटिशन, इसको नाम कहा जाता है ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग, इसका ये एक नाम है।
ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग, जिसमें कि 111 टीम्स थी टोटल, जिसमें 38 इंटरनेशनल टीम्स थी जो कि स्पेशल फोर्सेस को करती थी रिप्रेजेंट। ओके, इसे किसने किया था ऑर्गेनाइज बाय यूके आर्मी, यूके की आर्मी के द्वारा इसका किया गया था ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, कृष्णा श्रीनिवासन के अनुसार अगले 5 वर्षों में के भीतर वैश्विक आर्थिक विकास में भारत का अनुमानित योगदान क्या है। तो अकॉर्डिंग टू कृष्णा श्रीनिवासन, इंडिया का क्या फोरकास्ट है कि वो अगले 5 साल में कितना तरक्की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आएगा, उसका कितना परसेंट आइडिया है इनका, 18%, 18% की तरक्की होगी इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, श्रीकांत जो ये प्रश्न, ये व्यक्ति कौन है, कृष्ण श्रीनिवासन, ये डायरेक्टर है IMF एशिया के और पैसिफिक डेवलपमेंट के। ठीक है, एशियन पैसिफिक डेवलपमेंट के लिए IMF के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इसकी प्रोडक्शन की अगले 5 साल के लिए। और ठीक है, और ये कहना कि इंडिया का जो फिस्कल टारगेट है 5.9 का टारगेट है 24 के लिए, ये उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाटा मोटर्स ने फ्रेट टाइगर में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की अपनी योजना घोषणा की। तो टाटा मोटर्स ने फ्रेट टाइगर में कितने परसेंट स्टेक चाहता है, 27%, 27%। टाटा मोटर ने कमेंट किया है कि वो इसमें 150 करोड़ का करेंगे इन्वेस्टमेंट, जो कि 27% स्टेक हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन नहीं बनता कि किसने, कौन सी कंपनी जो फ्रेट टाइगर में करेगी इन्वेस्ट, ये है टाटा मोटर्स। कितना परसेंटेज, 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे की थीम क्या थी। तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की थीम क्या थी, ये थीम थी स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, बिल्ड बेटर बोन्स, ऑप्शन बी। जो भी डेज पर्टिकुलर पूछा जाएगा आप सबको उसके थीम तो पता होनी चाहिए ही, थीम के बेसिस पे क्वेश्चन काफी ज्यादा करने के लिए आ जाते हैं। सो इसका अगला क्वेश्चन थीम बेस्ड है कि इंटरनेशनल शेफ डे की थीम क्या थी इस साल की। तो इसकी क्या थीम थी, ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स, ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स, ये थी इसकी थीम। नेक्स्ट देखिए, किसे बनाया गया है, नियुक्त किया गया है प्यूमा ब्रांड का नया ब्रांड एम्बेसडर। तो प्यूमा ब्रांड जो है उसका कौन बना नया ब्रांड एम्बेसडर, ये है मोहम्मद शामी, मोहम्मद शामी। नेक्स्ट देखिए, हाल की अधिसूचना में केंद्र सरकार द्वारा कितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया गया। तो कितने जजेस का किया गया ट्रांसफर बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन रिसेंट नोटिफिकेशंस। कितना हाईकोर्ट जजेस इसमें थे, कितने टोटल हैं, 16। तो 16 हाईकोर्ट जजेस का ट्रांसफर किया गया है बाय यूनियन गवर्नमेंट इन द रिसेंट नोटिफिकेशन। अब इसमें क्या काम देखने को मिला है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने 16 हाईकोर्ट जजेस को ट्रांसफर किया और 17 को न्यू को अपॉइंट किया है हाईकोर्ट्स में। और यही इसमें आएगा, बाकी इसका चोरी पार्टी के बना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI को उसकी स्थिरता पहल के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से कहां से प्राप्त हुआ। तो ICAI जो कि को मिला है यूनियन अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। तो ये ये कहां पर मिला है, वेयर डिड, ये मिला है अबू धाबी में, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बारे में ICAI रिसीव किया UNCTAD ISR अवार्ड्स को मिला इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष द्वारा 2023 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सखारोव प्राइज 2023 बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट। ठीक है, को किसे मिला है, ये मिला है जीना महसा अमीनी, ऑप्शन बी, जीना महसा अमीनी। नेक्स्ट देखिए, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे जीता है बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड।
तो ये किसे मिला है? श्रेया घोषाल, ऑप्शन बी श्रेया घोषाल। ओके, और इसी इवेंट में जो ये थी आलिया भट्ट और कृति सनन दोनों को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फॉर द फिल्म काठियाबाई गंगूबाड़ी, और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, गंगूबाई काठियाबाड़ी, सोंडा उल्टा बोल दिया। और इसकी कृति फिल्म की थी मिमी। इन दो फिल्म्स के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कतर मास्टर्स में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली द्वारा हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धि क्या थी? तो कार्तिकेयन मुरली कतर में खेलने गए थे, उनकी उपलब्धि क्या है? क्या जीता इन्होंने? बाय डिफीटिंग मैग्नस कार्लसन। इन्होंने मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है, इनको हरा दिया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना की 2024 में दूसरे संस्करण के लिए आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है कि ये कंफर्म्ड है कि 2024 में ये इवेंट तो होगा ही होगा? ये कौन सा इवेंट है? ये हैदराबाद ई-प्रिक्स। अब फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल FIA एंड फॉर्मूला ई ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि हैदराबाद का ई-प्रिक्स सेकेंड एडिशन होगा इस साल का। ठीक है, और ये होगा कब? 10 फरवरी 2024 को। और इसमें भारतीय जो ड्राइवर है जेहान दारूवाला वो भी करेंगे पार्टिसिपेट, और वो ड्राइव क्या करेंगे? मसेराटी MSG रेसिंग, जो कि रिप्रेजेंट करेगा इंडियन टीम को महिंद्रा रेसिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2030 तक यात्रा क्षेत्र में भारत का कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो कितना एक्सपेंडिचर हो गया है इंडिया का कुल इसके क्या बोलोगे खर्चे में? कितना टोटल खर्चा इसका आ रहा है? $410 बिलियन का इन ट्रैवल सेक्टर में। अच्छा, ट्रैवल सेक्टर भी क्यों ना, ठीक है। तो इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री एक्सपेंसिव का अनप्रेसिडेंटेड बूम, इसमें कह रहा है कि जो भारत है 2023 तक जो है दुनिया का बन जाएगा 4th लार्जेस्ट ग्लोबल स्पेंडर इन ट्रैवल सेक्टर विद टोटल एक्सपेंडिचर टू रीच $410 बिलियन की इसमें बन जाएगी, इनकी एक्सपेक्ट हो जाएगी, खर्चे होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टूरिज्म सेक्टर में 2030 तक भारत का कुल कितना खर्चा होने की अनुमान है? ये है $410 बिलियन, 410, ऑप्शन डी। अब इसमें गिवन है कि 2030 तक जो इंडिया है बन जाएगा 4th लार्जेस्ट ग्लोबल स्पेंडर। ओके, इसके अलावा और ये जो रिकवरी हुई है इंडिया की टूरिज्म सेक्टर की, ये इसको दिखाया कहाँ पर क्या है? booking.com पे, मैकेंसी में, और कंपनीज लेटेस्ट एडिशन रिपोर्ट हाउ इंडिया ट्रेवल्स में। ठीक है, और इसके अलावा 2022 में इंडिया ने लीड किया था इन टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म एक्सपेंडिचर रिकवरी में। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ गिवन है नहीं, और कुछ खास गिवन नहीं है। ठीक है, ये थे पूरा आपका सिस्टम, ये तो पूरा आपके करंट अफेयर्स फ्रॉम 16 to 20 अक्टूबर तक के। ये काफी लंबे वीडियो बन गई करने के लिए वाली, बट ये कि करंट अफेयर सब इंपॉर्टेंट आपके करने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी जो PPT की PDF है वो आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड, या डायरेक्टली सर्च कर लीजिए श्री राम अकेडमी प्ले स्टोर पे। उसके अलावा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयरिंग करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।